हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ ए पार्टनर। छोटा सा टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और इसमें से क्वेश्चन बनता है आपका 1 मार्क का। 1 मार्क के क्वेश्चन में जनरली एमसीक्यूज ही टॉपिक से आ सकता है, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ सकता है, एसोसिएशन रीजन क्वेश्चन आ सकते हैं, और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो जल्दी से इस टॉपिक को कवर करते हैं। छोटा सा टॉपिक है, और टॉपिक को कवर करने के बाद मैं आपके साथ 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाला हूं। तो लेक्चर को पूरा देखना, स्किप मत करना, अदरवाइज आपको एमसीक्यूज नहीं समझ आने वाले हैं। करेक्ट है? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे राइट्स की। राइट्स की अगर हम बात करें तो पार्टनर्स के 9 राइट्स होते हैं, जिनको हम डिफॉल्ट राइट्स बोलते हैं। डिफॉल्ट राइट्स का मीनिंग ये है कि पार्टनर्स के बीच में अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है राइट्स के अगेंस्ट, तो ये डिफॉल्ट राइट्स पार्टनर्स को मिलते ही मिलते हैं। लेकिन राइट्स को रिस्ट्रिक्ट भी किया जा सकता है म्यूचुअल एग्रीमेंट के साथ। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है ए बी सी के बीच में एग्रीमेंट हो गया कि ए मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, या फिर बी से कंसल्ट नहीं किया जाएगा किसी भी अफेयर्स के बारे में, या फिर सी बुक्स को चेक नहीं कर सकता, जो कंपनी की बुक्स होती हैं अकाउंट्स की उनको चेक नहीं कर सकता। लेकिन इस तरीके की अगर रिस्ट्रिक्शन है तो म्यूचुअल एग्रीमेंट होना चाहिए। और अदरवाइज ये जो 9 राइट्स हैं डिफॉल्ट राइट्स हैं, पार्टनर्स को मिलते ही मिलते हैं। तो इसलिए मैंने यहां पर ये नोट लिखा हुआ है, बिलो आर द डिफॉल्ट राइट्स ऑफ पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फर्म until restricted by mutual agreement between the partners typically outlined in the partnership deed। पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है कि किस पार्टनर्स के कितने राइट्स हैं, और राइट्स के बारे में अगर नहीं लिखा तो ये 9 जो राइट्स हैं ये पार्टनर्स को मिलते ही मिलते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है डिफॉल्ट राइट्स। तो पहला जो राइट है वो है एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का जो मैनेजमेंट होता है उसकी मीटिंग्स होती हैं जहाँ पे डिसीजन लिए जाते हैं, वहां पर हर एक पार्टनर को राइट है कि वो पार्टिसिपेट कर सके। सेकंड जो राइट है वो कहता है कि एवरी पार्टनर हैज द राइट टू बी कंसल्टेड अबाउट द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के जितने भी अफेयर्स हैं, बिजनेस के जितने भी डिसीजंस हैं, उनको लेने से पहले सारे के सारे पार्टनर्स जो हैं उनको राइट है कि उनसे पूछा जाए, कंसल्ट किया जाए कि डिसीजन हम लें या ना लें। नेक्स्ट जो थर्ड राइट है वो कहता है कि एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड हैव ए कॉपी ऑफ इट। सारे के सारे पार्टनर्स को राइट है कि जो फर्म की अकाउंट्स की बुक है उनको चेक कर सके और उनकी कॉपी भी उसके पास हो। तो ये भी पार्टनर का एक डिफॉल्ट राइट होता है। नेक्स्ट जो फोर्थ राइट है वो कहता है कि एवरी पार्टनर हैज द राइट टू शेयर प्रॉफिट्स और लॉसेस विद अदर पार्टनर्स इन द एग्रीड रेशियो। फर्म का जो प्रॉफिट होता है या जो लॉस होता है उसको एग्रीड रेशियो में शेयर करने का पार्टनर के पास राइट होता है। सारे के सारे पार्टनर्स को राइट है कि वो बिजनेस का जो प्रॉफिट और लॉस है उसको एग्रीड रेशियो में शेयर करें। नेक्स्ट जो राइट है वो कहता है कि ए पार्टनर हैज अ राइट नॉट टू अलाउ द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। ये जो राइट है इंपॉर्टेंट राइट है, और इसमें से काफी एमसीक्यूज बनते हैं। इसका मीनिंग ये है, एग्जाम्पल से समझ लो, ए बी सी 3 पार्टनर हैं। बी और सी चाहते हैं कि डी को एज ए पार्टनर फर्म में ले लें, लेकिन ए एग्री नहीं कर रहा है, तो वो पार्टनर एज ए पार्टनर डी एज ए पार्टनर बिजनेस के अंदर एंटर नहीं हो सकता। तो इसका मीनिंग ये है कि अगर कोई भी नया पार्टनर आना चाहता है बिजनेस में, तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं सबकी कंसेंट की रिक्वायरमेंट है, और कोई भी एक पार्टनर अगर डिसएग्री करता है तो वो जो पार्टनर है, वो जो नया बंदा है, वो एज ए पार्टनर बिजनेस में एंटर नहीं कर सकता। नेक्स्ट जो सिक्स्थ राइट है वो कहता है कि एवरी पार्टनर इज अ जॉइंट ऑनर ऑफ द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। पार्टनरशिप फर्म की जितनी भी प्रॉपर्टी हैं हर एक पार्टनर उसका जॉइंट ऑनर होता है। नेक्स्ट जो राइट है वो कहता है कि अगर कोई पार्टनर बिजनेस को लोन देता है तो उस लोन पे जो इंटरेस्ट बनती है उसका राइट उस पार्टनर के पास है, उसको मिलना चाहिए। अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट मेंशन्ड है तो उस रेट पर इंटरेस्ट मिलेगी, और पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट मेंशन नहीं है तो एटलीस्ट कम से कम यानी कि 6% फिक्स है, 6% पर एनम के हिसाब से उस पार्टनर को रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलना चाहिए। इस पर भी काफी सारे एमसीक्यूज बनते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है आफ्टर गिविंग राइट, जो हमारा है आफ्टर गिविंग प्रॉपर नोटिस ए पार्टनर हैज अ राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म। अगर कोई पार्टनर रिटायर होना चाहता है बिजनेस से, कंपनी को छोड़ना चाहता है, फर्म को छोड़ना चाहता है, तो पहले उसको नोटिस देना पड़ेगा। कितने टाइम पीरियड के बाद वो जाना चाहता है, नोटिस पीरियड सर्व करने के बाद वो फर्म से रिटायर हो सकता है। लास्ट जो हमारा राइट है, जो कि इंपॉर्टेंट राइट है, ये भी हमारा एक इंपॉर्टेंट राइट है, ये कहता है कि अगर कोई पार्टनर एक्सपेंसेस इनकर करता है बिजनेस के बिहाफ पर, तो फर्म उसको वो पैसा वापस करेगी, उसका वो राइट है। फॉर एग्जांपल ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं और एक लाइबिलिटी है जो कि अभी मीट करनी है, अदरवाइज उस पर चार्जेस लग जाएंगे, एक्स्ट्रा चार्जेस पे करना पड़ेगा, और फर्म के पास पैसा नहीं है, या फिर किसी और रीजन से फर्म के बैंक अकाउंट से या कैश गल्ले से पैसा हम अभी नहीं दे सकते उस लाइबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए, और ए ने क्या किया, अपने पर्सनल फंड से उस लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर दिया। तो अब ए का ये राइट है कि फर्म उसको वो पैसा वापस करे, पे बैक। पे बैक का मीनिंग होता है इंडेमनिफाइड, वापस करना पैसा। तो फर्म उसको पैसा वापस करेगी। इस पर भी काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अब लाइबिलिटीज के बारे में बात कर लेते हैं। लाइबिलिटीज दो हैं पार्टनर्स की। पहली लाइबिलिटी कहती है कि ए पार्टनर शुड नॉट कैरी ऑन a business in competition with the firm. If he earns a profit from such business, it shall be paid to the firm. However, if he incurs a loss, it will be borne by him alone. इसका मीनिंग ये है कि अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में है, फॉर एग्जांपल ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं और शूज का उनका बिजनेस है, और ए ने क्या किया, पैरेलली सेम बिजनेस शूज का अपना अलग भी कर लिया प्रोप्राइटरशिप फर्म में, यानी कि एबीसी के साथ पार्टनरशिप में तो है ही वो, उसमें भी पार्टनर है और अपना अलग से सेम बिजनेस भी चला रहा है। यानी कि उसका जो अपना बिजनेस है वो कंपटीशन में है पार्टनरशिप फर्म के बिजनेस से, और उस बिजनेस से जितना भी वो प्रॉफिट कमाएगा वो उसका नहीं होगा, वो पार्टनरशिप फर्म का ही माना जाएगा। अगर बाई चांस बी और सी को पता चल जाता है और वो लीगल एक्शन लेते हैं, तो जज बोलेगा आपने जितना भी पैसा इस फर्म से कमाया है वो पार्टनरशिप फर्म का है। लेकिन अगर उस फर्म में उसको लॉस होता है, उस लॉस को वो ए ही बियर करेगा, बी और सी बियर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उसने पार्टनरशिप एग्रीमेंट को वॉयलेट किया है। तो प्रॉफिट तो उसको देना पड़ेगा लेकिन लॉस खुद बियर करना पड़ेगा। इसके लिए मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है। एक आप अज्यूम कर लें कि एक पार्टनरशिप फर्म है टेक सॉल्यूशंस, और इसका काम है आईटी कंसल्टिंग सर्विसेज, और इसमें 3 पार्टनर्स हैं एबीसी। अब ए ने क्या किया, अपना सेपरेट एक और प्रोप्राइटरशिप फर्म में कंपनी बना ली इनोवेटिव टेक, और उसमें भी सेम ही वो काम कर रहा है। अब इसमें दो सिनेरियो है। पहले केस में उसको प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट कितना हुआ, 2 लाख रुपीज। अब ये 2 लाख रुपीज उसका अपना नहीं माना जाएगा, वो उसको टैक्स सॉल्यूशन को ही देना पड़ेगा। अगर उसको लॉस होता है, लॉस हो गया 50,000 का, 50,000 का लॉस उसको खुद ही बियर करना पड़ेगा। क्यों बियर करना पड़ेगा? क्योंकि उसने पार्टनरशिप एग्रीमेंट को वॉयलेट किया है। ये जो आर्टिकल है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और कमेंट सेक्शन में भी पिन कर देता हूं, आप वहां से एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारी लाइबिलिटी है वो कहती है कि इफ ए पार्टनर अर्न सम प्रॉफिट बाय यूजिंग द फर्म्स प्रॉपर्टी और मनी, सच प्रॉफिट विल बी पेड टू द फर्म। इसका मीनिंग ये है कि अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म का कोई एसेट और पैसा यूज करके कोई प्रॉफिट कमा लेता है, तो वो प्रॉफिट जो है वो फर्म का बोला जाएगा, ना कि उस सिंगल पार्टनर का। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स। फर्म ने क्या किया, एक गुड सोल्ड किया सी को, जो कि 5 लाख रुपीज का रेवेन्यू था, और इस पर ए को 4% का कमीशन मिल रहा है। तो 5 लाख का 4% यानी कि बनता है 20,000 रुपीज। तो 20,000 रुपीज ए का नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसको ये जो कमीशन मिल रहा है फर्म के गुड्स को सेल करने पे मिल रहा है। तो ये कमीशन फर्म का माना जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों का माना जाएगा। तो इसका मीनिंग ये हुआ, commission earned by A shall be paid to the firm. Clear है? Example 2. Imagine a partnership firm called Elite Interiors which specializes in furniture design and manufacturing. एक फर्म है जो कि Elite इंटीरियर के नाम से है और उसका काम है फर्नीचर को डिजाइन करना और मैन्युफैक्चरिंग करना, और इसमें दो पार्टनर्स हैं। कौन कौन से पार्टनर्स हैं? पी एंड क्यू। तो पहला सिनेरियो इसमें लेके चलते हैं हम
फर्स्ट, पार्टनर पी डिसाइड्स टू यूज द फर्म वेयर हाउस। तो ये जो पार्टनर है इसने क्या किया, फर्म का जो वेयर हाउस है उसको यूज किया और उसमें अपने पर्सनल एंटीक फर्नीचर रख दिए और उसको सेल करके उसको 1,50,000 का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये जो 1,50,000 है उसका प्रॉफिट नहीं माना जाएगा, पूरी फर्म का माना जाएगा, यानी कि एलीट इंटीरियर्स का माना जाएगा। अब आउटकम क्या होगा इसका, सिंस पार्टनर पी use the firm's property for personal business activities, the profit of rupees 1,50,000 must be paid to Elite Interior as per the partnership agreement. This ensure that the firm's assets and resources are not unfairly used for individual gains. Clear a point? तो ये सारे के सारे 9 राइट्स हो गए। कितने राइट्स बताए थे मैंने, 9 राइट्स और 2 लाइबिलिटीज। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट एवरी पार्टनर possesses in a partnership firm? कौन सा राइट है इसमें से ढूंढना है आपने जो कि पार्टनर को मिलता है, डिफॉल्ट राइट। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, द राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट of a firm. Next question. In a partnership firm, the right of every partner to participate in the management of the business can be limited by mutual agreement between the partners. जो भी राइट्स मैंने आपको पहले बताया था, जितने भी राइट्स होते हैं पार्टनर्स के, उनको लिमिट किया जा सकता है म्यूचुअल एग्रीमेंट से। अगर पार्टनरशिप डीड में उनके बीच में, पार्टनर्स के बीच में म्यूचुअल एग्रीमेंट है, ये भाई इसको ये राइट्स मिलेगा, इसको ये राइट्स नहीं मिलेगा, ऐसा उन्होंने पहले डिसाइड कर लिया है, तो ये जो 9 राइट्स हैं वो लिमिट किए जा सकते हैं। नेक्स्ट, एवरी पार्टनर इन ए पार्टनरशिप फर्म हैज द राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। करेक्ट है, असर्शन ए ठीक है, ये राइट है पार्टनर का। रीजन, पार्टनरशिप फर्म्स आर फाउंड विद म्यूचुअल कंसेंट एंड इक्वल पार्टिसिपेशन इंश्योर्स फेयरनेस एंड डिसीजन मेकिंग। देखो, सबका पार्टिसिपेशन होगा मैनेजमेंट में, तो ये म्यूचुअल कंसेंट बताता है, इक्वल पार्टिसिपेशन बताता है, और जिससे फेयरनेस और डिसीजन मेकिंग ठीक रहती है। तो इसका मीनिंग यह है कि रीजन आर असर्शन ए को सपोर्ट कर रहा है और ठीक भी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट डज एवरी पार्टनर इन ए पार्टनरशिप फर्म possesses? तो कौन सा राइट है, इसका आंसर हो जाएगा बी, द राइट टू बी कंसल्टेड अबाउट द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस। यानी कि हर एक पार्टनर्स के पास राइट है कि बिजनेस के जितने भी अफेयर्स होते हैं उसके लिए उसको कंसल्ट किया जाए। नेक्स्ट, in a partnership firm, the right to be consulted about the affairs of the business ensures equal participation in management decision. तो भाई अगर कोई भी पार्टनर बिजनेस के अफेयर्स में कंसल्ट किया जाता है, इसका मीनिंग है कि उसको इक्वल पार्टिसिपेशन दिया जा रहा है मैनेजमेंट में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो आंसर भी चेक कर लेते हैं एक बारी, आंसर ए। नेक्स्ट, ये असर्शन रीजन क्वेश्चन है। एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू बी कंसल्टेड अबाउट द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस, राइट। ये तो पार्टनर का एक राइट है ही। कंसल्टिंग ऑल पार्टनर्स इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड म्यूचुअल कंसेंट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। जितने भी पार्टनर्स है अगर उनको कंसल्ट किया जाता है तो इससे ट्रांसपेरेंसी क्रिएट होती है, म्यूचुअल कंसेंट क्रिएट होता है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प होती है। तो इसका मीनिंग ये है कि रीजन आर असर्शन ए को सपोर्ट कर रहा है और असर्शन ए तो ठीक है ही, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पार्टनर कैन बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम बीइंग कंसल्टेड अबाउट द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस। यस, उसको एक्सक्लूड किया जा सकता है इस राइट से अगर पार्टनर के बीच में स्पेसिफिक एग्रीमेंट है तो यही रीजन आर में लिखा हुआ है। ए पार्टनर लूजेज द राइट टू बी कंसल्टेड ओनली इन केसेस ऑफ स्पेसिफिक एग्रीमेंट अमॉन्ग ऑल पार्टनर्स। तो इसका मीनिंग यह है कि रीजन आर ठीक है और रीजन आर असर्शन ए को सपोर्ट भी कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए पार्टनरशिप फर्म ए न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड ओनली इफ। ये हमने पहले डिस्कस किया था, बताया था मैंने, इंपॉर्टेंट राइट है। सारे के सारे पार्टनर का कंसेंट इसमें होना चाहिए। ए न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड इफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स यूनानिमसली एग्री टू द एडमिशन। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a partnership firm partners A and B cannot admit a new partner. D, if partner C refuses. बिल्कुल करेक्ट है, कोई भी नए पार्टनर को हम एडमिट नहीं कर सकते अगर कोई एक सिंगल पार्टनर भी रिफ्यूज कर देता है।
एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर रिक्वायर्स द यूनानिमस कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर्स इन द फर्म्स। तो इसका मीनिंग यह है कि असर्शन आर भी इसको सपोर्ट कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्टनर एक्स ने फर्म को लोन दिया है 5 लाख रुपीस का, लेकिन पार्टनरशिप में इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन नहीं है, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग कितना उसको इंटरेस्ट मिलना चाहिए। आपको बताया था पहले कि एटलीस्ट फिक्स्ड 6% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है पार्टनर को इफ पार्टनरशिप एक्ट में रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन नहीं है। तो 5 लाख रुपीस का 6% यानी कि 30,000 रुपीस इसको मिलना चाहिए, तो आंसर बी हो जाएगा। चेक कर लेते हैं, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग ए पार्टनर्स एंटाइटलमेंट टू इंटरेस्ट ऑन एन एडवांस लोन टू द फर्म। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। सी में ये लिखा हुआ है, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट एग्रीड अपॉन, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 mandates payment of at the rate of 6% per annum. Next, partner X incurred rupees 10,000 on behalf of the firm for business related expenses. पार्टनर एक्स ने क्या किया, अपने बिहाफ पर 10,000 रुपीज पे कर दिए हैं। सॉरी, पार्टनर ने अपने पर्सनल फंड से 10,000 रुपीज पे किए हैं फर्म के बिहाफ पर। तो इसका मीनिंग ये होगा कि क्वेश्चन कह रहा है कि एज पर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 हाउ शुड द फर्म कंपनसेट पार्टनर एक्स। तो ये राइट था, आखिरी वाला 9th राइट था, जिसमें बताया था कि अगर कोई इंडिविजुअल पार्टनर अपने पर्सनल फंड से फर्म के बिहाफ पर कोई पेमेंट करता है तो फर्म उसको पैसा वापस करेगी, यानी कि इंडेमनीफाई करेगी, तो उसको पैसा वापस मिलना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इंडेमनीफाई पार्टनर एक्स फॉर रुपीज 10,000 एक्सपेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, assertion partner Z pays rupees 1 lakh on behalf of the firm for procuring essential business equipments। देखो, बिजनेस के लिए essential business equipments परचेज किए हैं, लेकिन पेमेंट की है ओनली जेड ने अपने पर्सनल फंड से। द फर्म इज लीगली बाउंड टू रिम्बर्स पार्टनर जेड फॉर द पेमेंट। एसर्शन एक करेक्ट है। अब रीजन आर इसको सपोर्ट कर नहीं करा। अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू इंडेमनिफिकेशन ऑफ ऑल पेमेंट्स मेड फॉर द फर्म्स बेनिफिट। तो रीजन आर सपोर्ट कर रहा है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखा हुआ है कि कोई भी पार्टनर अपने पर्सनल फंड से कोई भी पेमेंट करता है तो वो पैसा फर्म उसको इंडेमनीफाई करेगी। तो रीजन आर सपोर्ट कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इन ए पार्टनरशिप फर्म partner X starts a competing business and earns a profit of rupees 1 lakh from it. What is the legal obligation of partner X regarding this profit? आपसे हमने डिस्कस किया था लाइबिलिटीज के पोर्शन में कि अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म जैसा ही कोई बिजनेस अलग से कर लेता है अपने प्रोप्राइटरशिप फर्म बना के, तो उससे जो उसको प्रॉफिट होगा वो उसका प्रॉफिट नहीं माना जाएगा, वो फर्म का ही प्रॉफिट माना जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा द प्रॉफिट मस्ट बी पेड इंटायरली टू द फर्म, वो फर्म का प्रॉफिट माना जाएगा। आंसर सी, आंसर कर लेते हैं, आंसर सी ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए पार्टनर इनकर्स ए लॉस व्हाइल रनिंग ए बिजनेस कॉम्पिटिशन विद द फर्म, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपसे हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई कॉम्पिटिटिव बिजनेस पार्टनरशिप फर्म के अगेंस्ट कोई पार्टनर चला लेता है अपना पर्सनल और उससे उसको लॉस होता है, तो वो उसको खुद ही बियर करना पड़ेगा। क्यों बियर करना पड़ेगा? क्योंकि उसने पार्टनरशिप एग्रीमेंट को वायलेट किया है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? द लॉस विल बॉर्न सोली बाय द पार्टनर इन्वॉल्व इन द कंपीटिंग बिजनेस। आंसर सी। चेक करते हैं, आंसर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, second. Assertion A. If a partner starts a competing business and earns a profit from it, the entire profit must be paid to the partnership firm. Correct है। Reason R. Engaging in a competing business violates the fiduciary duties of a partner towards a partnership firm. Reason R इसको support कर रहा है क्योंकि उसने partnership agreement को violate किया है, तो जो प्रॉफिट वो अर्न कर रहा है कॉम्पिटिंग बिजनेस से वो फर्म का पैसा ही होगा, यानी कि इसका आंसर है ए, क्योंकि रीजन आर इसको सपोर्ट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन ए. इफ अ पार्टनर इनकर्स ए लॉस व्हाइल रनिंग ए कॉम्पिटिंग बिजनेस, द पार्टनरशिप फर्म इज नॉट ऑब्लिगेटेड टू बियर द लॉस। सही है, उसको अपना खुद ही बियर करना पड़ेगा। लॉसेस फ्रॉम ए कॉम्पिटिंग बिजनेस आर बोर्न सोलली बाय द पार्टनर एज दे अराइज फ्रॉम ए ब्रीच ऑफ पार्टनरशिप
ऑब्लिगेशन। तो जितने भी लॉसेस हैं वो उसको खुद ही बियर करने पड़ेंगे अगर वो किसी कॉम्पिटिंग बिजनेस से अर्न कर रहा है। तो इसलिए रीजन आर भी असर्शन ए को सपोर्ट कर रहा है। तो इसका आंसर होगा असर्शन, यानी कि ए आंसर होगा। करेक्ट है। आपको पॉइंट समझ आया होगा और एमसीक्यू से टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।